हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 35। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 35वां वीडियो है और इससे पहले 34 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है साम्य अवस्था के NCERT के उदाहरण का भाग नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 7.6 से उदाहरण नंबर 7.9 तक। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण नंबर 7.6। 7.6 में हमें कहा है कि यदि अभिक्रिया CO2 + C रिवर्सिबल 2CO के लिए 1000 केल्विन पर Kp का मान 3 है इस अभिक्रिया के लिए। इसमें ये तो गैस है, ये भी गैस है, पर ये है ठोस। तो Kp का मान कितना दिया है? 3। यदि प्रारंभ में प्रेशर ऑफ CO2 यानी CO2 जितनी हमने ली थी उसका दाब कितना था? 0.48 बार तथा प्रेशर ऑफ CO बराबर 0 बार। भाई प्रारंभ में तो CO बनेगा ही नहीं और यदि नहीं बनेगा तो CO का दाब, आंशिक दाब कितना होगा? 0 ही तो होगा। तथा शुद्ध ग्रेफाइट उपस्थित हो। ये कार्बन जो है यहाँ ग्रेफाइट के रूप में उपस्थित है ठोस अवस्था में। तो CO तथा CO2 के साम्य पर आंशिक दाबों की गणना कीजिए। तो हमें बताने हैं आंशिक दाब साम्य अवस्था पर। किसके आंशिक दाब बताने हैं? CO और CO2 के। ठीक है, तो रिएक्शन देखो क्या है। रिएक्शन है हमारे पास CO2 + C रिवर्सिबल 2CO। ये रिएक्शन है और आपको पता है कि ये भी गैसीय अवस्था में है और ये है ठोस अवस्था में। ग्रेफाइट है ना, और ये भी गैसीय अवस्था में है। तो यदि मैं यूं कह दूं कि चलो प्रारंभ में देखते हैं इनका दाब कितना है, तो यहां लिखूंगा मैं प्रारंभ में हमें दाब देखना है। दाब CO2 का कितना दिया था इन्होंने? CO2 का दाब दिया था 0.48। तो हम यहां लिखेंगे 0.48 बार। प्रारंभ में इसका दाब इतना था और इसका तो कोई दाब होने का ही नहीं है, ये तो ठोस है। ठोस का तो कोई दाब ही नहीं होता है जैसे गैस का दाब होता है। और इसका दाब कितना था? 0 था। इन्होंने कहा था कि प्रारंभ में CO का दाब कितना है? 0 बार। अब हम पहुंच गए हैं साम्य अवस्था पर या साम्य पर। तो यदि आप साम्य पर चेक करोगे, साम्य अवस्था पर चेक करोगे तो साम्य अवस्था पर मान लो इसका जो दाब था ना 0.48 बार, उसमें से x दाब कम हो जाता है। तो बचा हुआ दाब कितना होगा इसका? साम्य अवस्था पर CO2 का दाब होगा 0.48 - x। ठीक है, और मुझे यूं बताओ कि जब CO2 का 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो CO के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। तो इसका कितना दाब घटा है? x दाब घटा है, तो इसके कितने बने होंगे? 2x। तो इसका दाब साम्य अवस्था पर हो गया होगा 2x। 1 2x 2x। समझ में आ रही ना बात? तो इस तरह मैंने लिखा है वहां 2x बार। आप लिख सकते हो मात्रक, यहां भी बार लिख सकते हो। और ये भी क्या है? ये भी बार में ही है दाब। अब देखो, अब यदि मैं आपको कह दूं कि इस अभिक्रिया के लिए आप Kp का फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा इस अभिक्रिया के लिए? तो आप बनाओगे Kp का फार्मूला प्रेशर ऑफ CO के घात 2। देखो CO का गैस है, CO प्रेशर होगा और इसकी घात कितनी लगाएंगे? 2 अपॉन इधर कौन सी गैस है? CO2 गैस है। तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ घात लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि CO2 का तो 1 ही मोल है ना। तो ये फार्मूला बना हमारा किसका? Kp का। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। देखो Kp का मान कितना दे रखा है इन्होंने? 3। देखो Kp का मान 3 है साम्य अवस्था पर। यहाँ हम लिखेंगे कितना है? 3 बराबर
CO का प्रेशर कितना है 2x, तो यहां मैं लिखूंगा 2x का क्या लिखूंगा स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। CO2 का प्रेशर कितना है साम्य अवस्था पर 0.48 माइनस एक्स, 0.48 माइनस एक्स, ये प्रेशर ऑफ CO2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो आप, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, वज्र गुणा कर दो। यहां करता हूं आगे का सवाल। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2x के होल स्क्वायर की गुणा 1 में होगी, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर ही रहेगा, बराबर 3 की गुणा इन तीनों में होनी है, दोनों में 3 की गुणा होनी है 0.48 में, 0.48 और माइनस x में भी होनी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ये तो हो गया 4x स्क्वायर बराबर 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल को 2, 3 चौक 12 और 2 14, दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 अंक के पहले यहाँ लगेगा, माइनस 3 की x में गुणा 3x। अब इसे 3x को इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस का 3x इधर आगे हो जाएगा प्लस का 3x, और ये प्लस का 1.44 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 1.44 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना, इसे हम मानेंगे a, और 3 को मानेंगे हम b, और माइनस के 1.44 को मानेंगे हम c। ठीक है, अब हम इस समीकरण से x का मान निकालने के लिए धराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं यहां। ठीक है, श्री धराचार्य सूत्र से चलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 3, ये लिख दिया हमने 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 4, a की जगह हम लिखेंगे 4, और c की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का 1.44, नीचे लिख देता हूं माइनस का 1.44 अपॉन में क्या लिखना है 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब देखो एक बात समझनी है आपको, पहले तो आप लिख लो ऊपर से, अच्छा थोड़ा पोज करके लिखो, मैं मिटाऊंगा ऊपर से। क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख लिया करो, नहीं तो क्वेश्चन तो आपकी बुक में है ही है। क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपको पता है क्वेश्चन बुक में है। लिख लिया बेटे, बस ऊपर से मिटाता हूं, पोज करके लिख लिया करो, आप पोज कर लिया करो वीडियो को और लिख लिया करो। देखो अब आगे करते हैं क्वेश्चन, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम नीचे से मिटा लेंगे दोबारा फिर। तो हम पहुंचे कहां तक, हम यहां तक पहुंच गए, हमने x बराबर -3, चलो इसे करता हूं आगे, x बराबर माइनस के तो 3 है प्लस माइनस, और ये है अंडर रूट। अब देखो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, ये तो हो गया 9, और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, और ये हो गया 4 चौक 16, 16 में आपको गुणा करनी है 1.44 की, तो ये आ जाएगा 23.04, कितना आ जाएगा 23.04। जब गुणा करोगे तो 23.04 आ जाएगा, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था 2 चौक 8, ये था अपॉन में। अब आप इसे जोड़ोगे, दोनों को जोड़ दोगे ना, 23 और 9 32, तो 32.04 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं आगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 32.04 अपॉन 8। अब जब आप 32.04 का अंडर रूट निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 5.66, कितना आ जाएगा 5.66, तो यहां लिख देता हूं -3 प्लस माइनस 5.66 अपॉन 8।
अब आपको क्या करना है कि यहां से आपके दो मान निकलेंगे। यदि मैंने यहाँ माइनस का निशान वाला मान निकाल दिया ना, -3 और माइनस के 5.66/8, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, माइनस के 8.66/8 इतना हो जाएगा। तो वैल्यू तो माइनस में ही आएगी, और यदि वैल्यू माइनस में आई तो इसका मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन में देख रहे तो ये x जो है ना, जो दाब घटा, वो माइनस में नहीं आना चाहिए। x का मान कभी माइनस में नहीं आता, और x का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम माइनस वाले मान को लेने के ही नहीं है। मैं -3 और माइनस, यहाँ इस माइनस के चिन्ह को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि x की वैल्यू फिर माइनस में आ जाएगी, और x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो x की वैल्यू माइनस में होती नहीं है, तो क्या फायदा है हमें माइनस का साइन लेने का। इसलिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जब मुझे निकालनी तो मैं यहाँ प्लस वाला चिन्ह लूंगा। माइनस के तो 3 हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 5.66, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8। अब देखो 5 में से 3 घटाने तो कितने बचेंगे, 2, और प्लस के बचेंगे ना, प्लस के 5 हैं, तो ये है 2.66/8। और जब आप 2.66 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.3325, ये आ जाएगा 0.3325। ये x की वैल्यू आ गई आपकी। और जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, फिर तो क्वेश्चन को आगे कर ही सकते हो आप। नीचे का तो लिख लिया ना आपने, लिख लो जरा इसे पोज करके नीचे वाले को, यदि आपको लिखना हो तो। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3325। ठीक है, अब देखो जरा, जब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ CO। इसलिए प्रेशर ऑफ CO, देखो साम्य अवस्था पर CO का प्रेशर कितना था, 2x था, आंशिक दाब कितना था, 2x। तो यहां मैं लिखता हूं कि CO का आंशिक दाब था 2x, तो 2 तो ये मैंने लिख दिया, और x की वैल्यू हमने निकाल ली 0.3325, ये निकाल ली हमने x की वैल्यू। तो 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे आप, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। वैसे इतने सारे दशमलव के बाद आप 2 ही अंक रख लो बस, राउंडिंग करके, ठीक है, 2 अंक रख लो, यही बहुत है भाई। यहां तक राउंडिंग करोगे तो जिस अंक को छोड़ रहे 2, वो 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, और 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0.66। तो एक तो इतना आया, एक तो आंसर ही आया, इतने बार कह सकते हो आप, बार मात्रक। और किसका प्रेशर निकालना था, और यहाँ क्या था, CO2 था ना यहाँ, तो आप प्रेशर ऑफ CO2 भी निकाल सकते हो। CO2 का कितना, 0.48 माइनस x था ना, 0.48 माइनस x मान रखा था हमने, तो ये हो जाएगा 0.48, और x की वैल्यू हमने कितनी ली है, 0.33, सिर्फ 2 अंकों तक ली है ना यहाँ तक। तो जब आप 0.48 में से 0.33 घटाओगे तो ये आ जाएगा, घटा लोगे इसे तो ये आ जाएगा 0.15 बार। एक आंसर ये है। तो ये आ गया आपके दोनों आंसर। इन्होंने हमारे से यही तो पूछा था कि CO2 का और CO का आंशिक दाब बताओ आप क्या होगा। अब जल्दी से पोज करके लिख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। लिख लो पोज करके, लिख लिया बेटे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 7.7। उदाहरण 7.7 में दिया है 2a रिवर्सेबल B+C अभिक्रिया के लिए Kc का मान 2 × 10⁻³ है। Kc का मान दिया है, आपको पता है Kc निकलता है साम्य अवस्था पर, पता है ना। दिए गए समय में, एक समय दिया है उन्होंने, और जरूरी नहीं है कि वो समय साम्य अवस्था हो। एक समय दिया उन्होंने, कोई भी समय, दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संगठन A का सक्रिय द्रव्यमान बराबर B का सक्रिय द्रव्यमान बराबर C का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 3 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। यानी
ए, बी और सी तीनों की सांद्रता कितनी है, सांद्रता कह दो या सक्रिय द्रव्यमान कह दो या मोलर सांद्रण कह दो, 3 × 10⁻⁴ है किसी समय पर, एक दिए गए समय पर। अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसरित होगी, अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होने का मतलब है कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलेगी। आपको एक मैंने व्यंजक बताया था जिसे कहते हैं हम अभिक्रिया यदि आपकी चलती है और अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो उस चीज को चेक करने के लिए मैंने एक व्यंजक आपको बताया था जिसे कहते हैं अभिक्रिया भागफल या रिएक्शन क्वोशेंट। अभिक्रिया भागफल को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हो या फिर आप कर सकते हो QC से प्रदर्शित, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिए गए समय में अभिक्रिया भागफल निकालना पड़ेगा, यानी QC निकालना पड़ेगा। QC कह दो, कंसंट्रेशन के आधार पर जब निकालते हैं तो QC कहते हैं। यदि वो QC बराबर आ गया किसके, KC के, तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया का अग्रिम तथा विपरीत दोनों दिशाओं में वेग बराबर होगा, यानी अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी। और यदि हमारा QC का मान बड़ा आया है KC से, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होगी। और यदि हमारे अभिक्रिया भागफल का मान छोटा आ जाता है KC से, तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होगी, ठीक है। इन्होंने यही तो पूछा है कि एक निश्चित समय पर हमने सबकी सांद्रता दे दी आपको, तो आप क्या करो, Q निकाल लो, अभिक्रिया भागफल निकाल लो और फिर अभिक्रिया भागफल की तुलना कर लो KC से, क्योंकि KC भी तो दिया है इन्होंने। देखो ये दे रखा है KC का मान 2 × 10⁻³ तो हमें Q निकालना है और उसकी तुलना KC से करनी है। और ये तीनों स्थिति मैंने आपको सिखा रखी हैं। हमें देखना है कि Q का मान KC से छोटा आएगा या बड़ा आएगा या बराबर आएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। रिएक्शन हमारे पास है 2A रिवर्सेबल B + C, ये है हमारे पास रिएक्शन। हमें निकालना है अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल। और अभिक्रिया भागफल यदि हमें निकालना है तो हमें QC से लिखते हैं, इसे लिख देता हूं QC, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B, जैसे KC निकलता है ना ऐसे ही निकाला जाता है QC भी। उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान तो ऊपर लिखने होते हैं और अभिकारकों के नीचे। कंसंट्रेशन ऑफ A के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2। अब आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने से आपको QC मिल जाएगा कितना है। B, C और A तीनों का कंसंट्रेशन बराबर है। देखो A, B और C तीनों का बराबर है 3 × 10⁻⁴। तो B की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर लिख सकते हो। C की जगह भी मैं लिखूंगा 3 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर लिख सकते हो आप, मात्रक हर जगह, अपॉन A के सांद्रण की घात 2। A का सांद्रण भी 3 × 10⁻⁴ ही है और घात 2 है, तो मैं इसे भी 2 बार लिख देता हूँ, या तो घात 2 कर देता, होल स्क्वायर कर देता। अब ये तो सारे वैल्यू कट गए ना सारे वैल्यू, तो हमारे पास QC का वैल्यू कितना आया, 1। तो QC का वैल्यू तो है 1 और KC इन्होंने दे रखा है 2 × 10⁻³ तो आप लिखोगे चूंकि QC और KC इनकी तुलना करो। देखो QC का वैल्यू कितना आया है 1 और KC कितना है 2 × 10⁻³ अब बताइए जरा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। 2 × 10⁻³ का मतलब होता है 0.002 ये होता है। अब बताओ एक बड़ा है या 0.002, एक बड़ा है ना, ये तो एक से बहुत छोटा है 0.002, तो इसका मतलब QC का मान बड़ा आया है KC से, ठीक है। बड़े की तरफ कितने लड्डू होते हैं, 2 लड्डू, और छोटे की तरफ 1 लड्डू, तो QC का मान बड़ा आया है KC से। और जब QC बड़ा होता है KC से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो हम यहां लिखेंगे अतः अभिक्रिया विपरीत, अतः अभिक्रिया विपरीत दिशा
विपरीत दिशा में चलेगी। अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलेगी? विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है, या विपरीत दिशा में अग्रसित होगी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। फिर लिख लिया? ठीक है बेटे, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7.8। 7.8 में कहा है 13.8 ग्राम N2O4 को 1 लीटर के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है? 1 लीटर के बर्तन में। ठीक है, तो इस प्रकार साम्य स्थापित होता है। किस प्रकार? N2O4 टूटता रहता है NO2 में और NO2 जुड़ता रहता है N2O4 में। मतलब N2O4 और NO2 के बीच साम्य अवस्था स्थापित होती है। यदि साम्य अवस्था पर कुल दाब, यानी इन दोनों के दाबों का योग, कुल दाब का मतलब यही तो होता है, साम्य अवस्था पर कुल दाब कितना है? 9.15 बार पाया गया, तो Kc, Kp तथा साम्य पर आंशिक दाबों की गणना कीजिए। एक तो हमें साम्य अवस्था पर इसके और इसके आंशिक दाब बताने हैं, और एक इनके लिए Kp का मान बताना है। गैसियस है ना, तो Kp निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि आप दाब निकाल लोगे पहले। और Kc भी पूछा है, और ताप दिया है इन्होंने 400 केल्विन। ताप कितना दिया है? 400 केल्विन दिया है ताप। तो इन्होंने कहा 13.8 ग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ भार लिख लो आप, भार दे रखा है इन्होंने 13.8 ग्राम, ये तो दे दिया इन्होंने भार। अब क्या है? N2O4, यहाँ कोमा लगा के लिखता हूं, N2O4 का अणुभार, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट है। अब N2O4 दो तो हैं N, ऐसे ही तो होंगे 2N, 14, 2 गुणा 14, और 4 हैं ऑक्सीजन, 4 गुणा 16। ठीक है, तो 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32, 28 और 32। ठीक है, 16 दूनी 32 नहीं, 16 चौक 64 होंगे। 14 दूनी 28 और 16 चौक 64, तो ये 64 और 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयतन कितना दिया है बर्तन का? 1 लीटर दिया है आयतन, ये लिख लिया, आयतन 1 लीटर है। और टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, ये लिख लिया टेम्परेचर। आर का मान आपको पता है, आर का मान आप लिख सकते हो 0.083 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या बार पहले लिख लो, बार लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, ऐसे लिख लो। तो हमें सबसे पहले तो दाब निकालना पड़ेगा। देखो जरा, आदर्श गैस समीकरण तो याद है, PV इज इक्वल टू nRT, याद है ना, PV इज इक्वल टू nRT। n का मतलब क्या है? मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार से। तो इसलिए आप लिख सकते हो PV बराबर भार बटे अणुभार RT। आपको निकालना है P, तो V को भी बटे में ले जाओ, WRT तो वहीं रहेगा, और बटे में आ जाएगा M और V। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप, ये हो जाएगा P बराबर, W कितना है? W है 13.8 ग्राम, 13.8 ग्राम। R का वैल्यू कितना है? 0.083। T कितना है? टेम्परेचर है 400 केल्विन, ये लिख दिया 400 केल्विन अपॉन में क्या लिखना है? M कितना निकल, अणुभार कितना निकाला था? 92, और V आयतन कितना था बर्तन का? 1 लीटर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.98, तो ये आ जाएगा प्रेशर 4.98 इतने बार। ये प्रेशर पता किसका आया? ये प्रेशर आया N2O4 का, जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। भाई बर्तन में आपने स्टार्टिंग में इतना N2O4 लिया था, 4.98 बार था उसका दाब। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन जल्दी से पोज करके लिखना चाहो तो लिख दो, मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा फिर ऊपर समझाऊंगा आपको, पोज करके लिख लिया करो।
वैसे तो बुक में है ही, लिख लिया सबने, ठीक है। वैसे तो आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है ना, एनसीईआरटी की किताब में तो हैं ही सारे क्वेश्चन, वहाँ से आप देख सकते हो। हालांकि मिस प्रिंटिंग होने के कारण बच्चे परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, मिस प्रिंटिंग हो जाती है ना बुक में, उसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा ये दिक्कत आती है वहाँ किताब में हमारी। अब देखो जरा, आपको पता है रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन ये थी N2O4 गैसियस बदल रहा था टू किसमें? 2NO2 गैसियस में। ऐसे ही तो था रिएक्शन। अब आप प्रारंभ में दाब देख लो, यहां लिखता हूं प्रारंभ में दाब, ठीक है, प्रारंभ में दाब। और फिर देख लेंगे हम साम्य पर, साम्य में दाब या साम्य अवस्था में दाब। अब हमने निकाला कि आपने जब 13.8 ग्राम N2O4 लिया, 1 लीटर के बर्तन में उसे भरा, टेम्परेचर रखा 400 केल्विन, आर का वैल्यू इतना होता है, तो हमने आदर्श गैस समीकरण की सहायता से उस 13.8 ग्राम N2O4 का हमने दाब निकाल लिया 4.98 बार। तो इसका शुरू में दाब था 4.98 बार, ठीक है, ये लिख दिया बार है ये बार। और ये तो बना ही नहीं था स्टार्टिंग में, तो इसे तो 0 बार ही मानेंगे। अब क्या हुआ, 4.98 बार में से मान लो x बार प्रेशर कम हो चुका है, तो हमारे पास साम्य अवस्था में कितना बचेगा? 4.98 माइनस x बार। और आपको बताइए यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा हुआ, तो इसका x कम हुआ, तो इसका कितना बन गया होगा दाब? 2x। तो साम्य अवस्था पर इसका तो दाब है इतना और इसका दाब है इतना। आपको किसी तरीके से x की वैल्यू पता चल गई ना, तो आप दोनों के दाब निकाल दोगे यदि आपको x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः साम्य पर, अतः साम्य पर या साम्य अवस्था पर लिख लो, कुल दाब, साम्य अवस्था पर कुल दाब कितना है? कुल दाब हो जाएगा इसके और इसके योग के बराबर 4.98 माइनस x और प्लस के 2x। और मुझे यूं बताओ, सवाल में हमें दे रखा था कि कुल दाब जो है वो 9.15 है साम्य अवस्था पर, बताया था उन्होंने, क्वेश्चन मिटा दिया ना हमने। यदि आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा कि साम्य अवस्था पे कुल दाब इन्होंने कितना दे रखा किताब में, इन्होंने दे रखा है साम्य अवस्था पे कुल दाब 9.15 दे रखा है, शायद 9.15, देखता हूं दोबारा कितना दे रखा है, 9.15 बार। अब आप इससे निकाल लो x की वैल्यू, कैसे निकलेगी देखना जरा भाई। 2x तो है प्लस के, 1x है माइनस का, तो वहां प्लस का 1x बचेगा, ये लिख दिया 1x प्लस का इज इक्वल टू 9.15 तो था ही उधर, और ये प्लस का 4.98 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4.98 हो जाएगा। तो जब आप 9.15 में से 4.98 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 4.17। ये x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। 4.17 नीचे से लिख लो, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, नीचे से लिख लो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी? हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x की, और जब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम तो अब तो निकाल देंगे आंशिक दाब। अब हम आंशिक दाब बड़ी आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? देखो, हमें पता है N2O4 का आंशिक दाब जो था वो कितना था साम्य अवस्था पर? साम्य अवस्था पर था 4.98 माइनस x था। अभी लिखा हुआ था यहां बोर्ड पे 4.98 माइनस x, तो हम क्या करेंगे? 4.98 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 4.17। इसमें से घटा दोगे आप, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 4 गया 0, ठीक है, इतना आया भाई 0.81 बार। ये तो आंशिक दाब आया N2O4 का।
अब हमें प्रेशर ऑफ NO2 भी निकालना है, NO2 का आंशिक दाब। तो NO2 का आंशिक दाब तो हमने मान रखा था कितना, 2x साम्य अवस्था पर। तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4.17, ये निकाल ली ना अभी x की वैल्यू हमने। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 चौक 8, 8.34 बार। तो एक आंसर ये आ गया आपका 8.34 बार। अब इन्होंने केवल आंशिक दाब थोड़ा ही पूछे थे हमारे से, इन्होंने यूं भी पूछा था कि Kp का मान बता दो कितना होगा। भाई Kp भी पूछा था और Kc भी पूछा था। हमारे पास दाब हैं, दोनों के दाब, तो दाब हैं तो दाब की सहायता से Kp तो निकाल सकते हैं हम। तो एक तो आंसर ये आ गया, एक तो आंसर ये आ गया, तीसरे को अब निकालना जा रहे हैं हम। हमें पता है Kp निकालने का एक तरीका है, साम्य अवस्था पर यदि आपको Kp निकालना है तो आपका ये इसका दाब ऊपर रखना पड़ेगा, इसका नीचे। प्रेशर ऑफ NO2 की घात 2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4, ऐसे ही तो निकलेगा। अब प्रेशर ऑफ NO2 कितना है, प्रेशर ऑफ NO2 है 8.34, ये निकालना नहीं हमने प्रेशर ऑफ NO2। तो 8.34 की घात कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है 0.81। तो इसे तो सॉल्व कर लोगे आप, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 85.87। कितना आ जाएगा 85.87। लो एक आंसर ही आ गया आपका। कितने आंसर आए, 3। अब और क्या पूछा था इन्होंने हमारे से Kc भी पूछा था, तो Kc भी बता रहे। चलो तीसरा ये निकल गया आंसर, चौथा यहाँ निकाल रहे हैं। हमें पता है एक संबंध मैंने आपको ड्राइव करवाया था, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n करवाया था ना। बताओ Kp तथा Kc में संबंध। अब आपको क्या करना है, ऊपर से लिख लो, पहले थोड़ा सा ऊपर से लिख लो, यहां तक लिख लो, ऊपर से यहां तक। पॉज करके लिख लिया करो बेटे, पॉज कर लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो ये जो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर कितनी है, डेल्टा n। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। Kp कितना आया हमारा 85.87, तो यहां लिख दिया मैंने 85.87, ये तो लिख दिया Kp। और Kc हमें निकालना है। R की वैल्यू पता है ना आपको, R की वैल्यू कितनी है 0.083। 0.083। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर हमने लिया था, कितना लिया था टेम्परेचर, 400 केल्विन था ना, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं हुआ, 400 केल्विन था। और घात कितनी है, डेल्टा n। भाई डेल्टा n घात इस तरह है, डेल्टा n कैसे निकलता है, इधर तो थे 2 मोल। भाई N2O4 क्या था हमारा समीकरण, हमारा समीकरण था N2O4 रिवर्सेबल टू NO2, यही तो था हमारा अभिक्रिया का समीकरण। 2 मोल और इधर 1 मोल, 2 में से 1 गया 1, तो डेल्टा n की जगह 1 लिखेंगे हम। बस आपको क्या करना, Kc निकालना। तो Kc निकालने का तरीका यह है, अभी तो आप एक काम कर लो, 85.87 इज इक्वल टू Kc गुणा, इनकी दोनों की गुणा करोगे तो आ जाएगा 33.2। अब आप यहां से निकाल सकते हो Kc, कैसे निकलेगा, 85.87 बटे 33.2, ऐसे ही तो निकलेगा। और जब भाग करोगे तो आ जाएगा 2.586, ये आ जाएगा 2.586, जिसे आप लिख सकते हो, राउंडिंग करोगे यहां तक, राउंडिंग कर दो इसकी 2.6। तो एक आंसर ये है। तो कितने आंसर आ गए हमारे ये चारों आंसर आ गए। देखो एक तो उन्होंने दोनों के पूछे थे आंशिक दाब, ये निकाल दिए। Kp पूछा था, ये भी निकाल दिया। और फिर Kc पूछा था, ये भी निकाल दिया। ठीक है, अब जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो बेटे जल्दी।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो अच्छा लगता है आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो देखो बेटे उदाहरण नंबर 7.9, इसमें कहा है 380 केल्विन पर 3 मोल PCl5 को 1 लीटर बंद पात्र में रखा जाता है। साम्य अवस्था पर मिश्रण का संगठन ज्ञात करो। मिश्रण का संगठन ज्ञात करने से तात्पर्य है कि हमें क्या करना है कि PCl5 और उससे जो भी बना होगा उन सब के बताने हैं हमें सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण। यदि Kc का मान दे रखा है 1.80, Kc का मान दे रखा है 1.80। अब देखो PCl5 को जब आप बंद बर्तन में रखोगे 380 केल्विन इसका टेम्परेचर रखोगे तो ऐसा होगा। देखो PCl5 रिवर्सेबल PCl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन तो पढ़ रखी है ना आपने। और मैं कहूं कि चलो प्रारंभ में देखते हैं। प्रारंभ में देखते हैं कि हमने कितने मोल लिए थे PCl5 के, 3 मोल लिए थे, तो यहाँ 0 होंगे और यहाँ भी 0। तो आप सांद्रता मान सकते हो क्योंकि बर्तन तो 1 लीटर का ही है, तो 3 मोल प्रति लीटर कह सकते हो आप इसे। ये सांद्रता ही है आपकी, यह सक्रिय द्रव्यमान है क्योंकि आप आयतन को तो 1 लीटर मान के चलोगे ना। और अब आ जाओ आप साम्य पर, ठीक है। ये जो है ना, हम इसे मोल तो मान ही सकते हैं, मोल तो है ही, पर 3 मोल 1 लीटर में, तो बटे में 1 लिखोगे तो वैल्यू तो 3 ही रहेगी ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे सांद्रण ही मान लेना। तो मान लो 3 मोल में से x मोल टूट जाते हैं तो बचेंगे कितने, 3 माइनस x। अब आपको पता है 1 1 1 x टूटा है तो इसका x बनेगा और इसका भी क्या बनेगा, x। पता है ना इस बात का। अब आप इसके लिए Kc का फार्मूला बना दो, चूंकि Kc इज इक्वल टू कैसे बनेगा, PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान और Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन में हम लिखेंगे PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान। ये रख दिया हमने Kc का फार्मूला बना के। इसमें वैल्यू पुट करना जरा। Kc का मान इन्होंने कितना दिया है, 1.8, तो 1.8 लिख लेता हूं मैं। 1.8 इज इक्वल टू PCl3 कितना है, साम्य अवस्था पर x है, x। अब x बटे 1 लिखूं, बात तो वही है, तो इसलिए तो कह रहा था इन्हें आप सांद्रता ही मान लेना। Cl2 भी कितना है, x, और PCl5 कितना है, PCl5 है 3 माइनस x, ठीक है। इसके अपॉन में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x² लिख दोगे इसे, x²। यहाँ करता हूँ आगे का क्वेश्चन, हम इसे लिख सकते हैं इधर की इसकी इसमें गुणा, x² इज इक्वल टू 1.8 में इसकी गुणा करनी है, 1.8 और 3 माइनस x, ठीक है। ये हो जाएगा x² बराबर 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 5.4 माइनस 1.8x। अब आप इसे द्विघात समीकरण में बदल लो, x² माइनस के 1.8x इधर आगे हो जाएंगे प्लस के 1.8x, और प्लस के 5.4 इधर आगे हो जाएंगे माइनस के 5.4 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। देखो x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये वैल्यू a की है, और ये है b, और माइनस का 5.4 क्या है, c, ठीक है। अब जब आपके पास द्विघात समीकरण में a b c तीनों आ गए तो आप लगा दो अब धराचार्य का सूत्र। ऊपर से मिटा देता हूं, लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लो। आप लिख लिया बेटे, ठीक है। अब हम श्री धराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्री धराचार्य का सूत्र ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां गुणनखंड विधि द्वारा हम x का वैल्यू ना निकाल पा रहे हो आसानी से, तो श्री धराचार्य का सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू पुट करवा दो आप, माइनस b कितना है 1.8 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर का मतलब 1.8 का स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ लिख देंगे, ए कितना है, ए तो 1 है, और सी कितना है, सी है -5.4, ठीक है। अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है 2a, 2, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या होगा, यहां से करते हैं, x इज इक्वल टू, भाई माइनस का 1.8 तो रहने दो जो का तुम, प्लस माइनस अंडर रूट। अब आपको पता है कि इसे सॉल्व कर लोगे आप, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। आप 1.8 जो दे रखा है ना, 1.8 का स्क्वायर कर दो और उसमें जोड़ दो क्या, इन तीनों की गुणा करके, 4 की, 1 की और 5.4 की, तो और फिर उसका अंडर रूट निकाल लो। इस काम को कर लेना आप, ये आ जाएगा 4.98। मैं सीधा लिखता हूं 4.98 आ जाएगा, और अपॉन में आपका क्या है, 2 है, 2। अब देखो यहां से आपको समझना है, थोड़ा सा समझना ये है कि यदि आपने ये माइनस वाला वैल्यू ले लिया ना, आपको पता है द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात लिख लो, जरा नीचे से लिख लो आप, पीछे थोड़ा वीडियो को बैक कर लेना, फिर लिख लेना, पॉज करके लिख लिया करो, लिख लिया, ठीक है। तो आपको इस बात का पता है कि द्विघात समीकरण में 2 उत्तर आते हैं हमारे पास। कितने उत्तर आते हैं, 2। और जब 2 उत्तर हमारे पास आते हैं तो हमें यूं देखना कि यदि हमने एक तो उत्तर वो होगा जिसमें प्लस का निशान लेंगे और एक होगा माइनस वाला, तो माइनस वाला उत्तर यदि आप निकाल लोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो x का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, और x का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा तो होता ही नहीं कि x का वैल्यू माइनस में आ जाए, माइनस में नहीं आता x का मान, तो इसलिए आप प्लस वाले वैल्यू को ही लेना। तो हम जो है x1 को ही लेंगे, -1.8 प्लस 4.98 अपॉन 2, ठीक है। कर लोगे इसे सॉल्व, ये हो जाएगा 1.59, ये हो जाएगा 1.59। तो ये वाला x का वैल्यू हमारा प्लस में आया है, और इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जो x का वैल्यू आया है। अब देखो, अब हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था इनके सांद्रता। भाई किस किस की सांद्रता निकालनी थी, रिएक्शन ऐसे ही तो हुआ था, PCl5 रिवर्सेबल PCl3 प्लस Cl2, ऐसे ही तो हुआ था रिएक्शन हमारा। और रिएक्शन जब हमारा ऐसे हुआ था तो इसमें हमें एक तो PCl5 की निकालनी थी सांद्रता, और एक निकालनी थी PCl3 की और Cl2 की। आपको पता है कि PCl5 की साम्य अवस्था पर हमने सांद्रता ले रखी थी, शुरू में 3 मोल थे ना, उसके 3 मोल थे और x उसमें से टूट गए थे, तो हमने ले रखा था 3 - x, तो ये हो जाएगा 3 - 1.59, और 3 में से 1.59 जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 1.41, तो ये तो आ गया 1.41 मोल प्रति लीटर लिख दो या m लिख दो, एक तो आंसर ये आ गया। अब कौन कौन बचे, PCl3 और Cl2। आपको इस बात का पता है कि PCl3 और Cl2 दोनों की सांद्रताएं बराबर थी साम्य अवस्था पर। कितनी मान रखी थी हमने, x ही तो थी, x थी, और x का वैल्यू ये रखा हुआ है यहाँ 1.59 मोल प्रति लीटर या कैपिटल M, एक आंसर ये आ गया। तो ये आ गया आपके दोनों आंसर, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। आप लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के किसी भी यूनिट को जब आप समझ लेते हो ना, पूरे यूनिट को, तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी के हर एक उदाहरण को जरूर सीखना है, और हर एक पाठ्य निहित प्रश्न को भी सीखना है, और हर एक अभ्यास प्रश्न को भी सीखना है। यदि आपने एनसीईआरटी के उदाहरण, पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप जेई के एग्जाम में बैठ जाना, चाहे नीट के एग्जाम में बैठ जाना, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाना, चाहे आप ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाना,
या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां केमिस्ट्री का पेपर होता हो, वहां आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे, इस बात की 100% गारंटी है, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ाई करते हो। और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ाई नहीं करते, आलस्य के गुलाम हो जाते हो, तो बहुत दिक्कत आएगी, ये भी बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।